हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको सीक्रेट घर जमाई हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और आप लोग ऐसी कहानियां और कौन सी सुनना चाहते हैं। चलिए, आज के 163वें एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। समर ने अपने पापा को बचा लिया था। उसके बाद वो लोग एक अपने अंकल जतिंद्र बजाज को बचाने के लिए तलवार खंडर पर पहुंच गए थे। तलवार संत खंडर का नाम सुनकर समर के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उसने कंचनजंगा महल के रहस्यमय स्थान के अंदर पृथ्वी के कई सेक्ट को ग्रुप्स को देख लिया था। तलवार संत खंडर सेक्ट कभी पृथ्वी के सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक था। कई तलवार संत पावर्स इसका हिस्सा थी। उनके तलवारों के एक वार से तलवार की एनर्जी का एक पावरफुल लावा लाखों मील तक उछलता था। समर ने चारों तरफ देखा। जिन खंडरों पर वो खड़ा था वो कभी भी तलवार संत सेक्ट का रहता था। कंचनजंगा महल से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब बस वो बिखरे हुए टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। समर ने बेहोश जतिंद्र की तरफ इशारा करके कहा, मैं जतिंद्र अंकल को यहाँ लेने आया हूँ। समर का जवाब सुनते ही उस आवाज ने ठंडे स्वर में कहा, जतिंद्र मेरा चुना हुआ स्टूडेंट है, मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकता। समर ने जब अधिकारपूर्ण आवाज सुनी तो वो स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने शुरू में सोचा था कि जतिंद्र को किडनैप करने वाला कोई होगा, लेकिन पता चला कि जतिंद्र की प्रतिभाशाली तलवारबाजी पर उसकी नजर थी और वो अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। समर ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, जतिंद्र अंकल को चुनने के लिए धन्यवाद, मैं उन्हें आपको सौंपता हूँ। समर ने एक बार फिर जतिंद्र को देखा। अपने ग्रुप्स के साथ खंडर से बाहर निकल गया। वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि किसी अजीब वजह से उसे लग रहा था कि यहाँ बहुत बड़े छिपे हुए खतरे हैं। दरअसल समर की भावनाएं बिल्कुल सही थी। कुछ हजार साल पहले दिव्य एम्परर ने सर्व पावरमान राक्षस को फंसाया था। जैसे जैसे दिव्य एम्परर युद्ध में मारा गया, उस एंशियंट दानव को फंसाने वाली मुहर दिन ब दिन कमजोर होती गई। वो पहले से ही जागने लगा था। पृथ्वी के नीचे से राक्षसी एनर्जी की छोटी छोटी धाराएं रिसने लगी थी, जिससे समर सतर्क हो गया। अगर ये सुप्रीम पावर दानव मुक्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर भयंकर अशांत अराजकता फैल जाएगी। समर ने आखिरी बार खंडरों को देखा और अपने सपने सभी साथियों से कहा, दोस्तों, हमें कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया को छोड़ देना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। हमें सेफ यहाँ से निकलना होगा। मेरी पत्नी कियारा अभी भी इंतजार कर रही है और पायल और मेरा बच्चा भी। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद ही समर के सामने फिर से एक पावरफुल राक्षस प्रकट हो गया था। ये फिर से एक राक्षसी सांप था। हालांकि ये दूसरों से अलग था, लेकिन उसको देखते ही काले पिल्ले के हाव भाव बदल गए। उसने कहा, सावधान, ये आकाश भक्षी सांप है। ये कुछ भी निकल सकता है। ब्लैक पप्पी के मुंह से आकाश भक्षी सांप का नाम सुनकर समर के भी हाव भाव बदल गए थे। कंचनजंगा के स्वर्गीय मंत्र के जरिए उसने एंशियंट इतिहास के बारे में सब कुछ देख लिया था। इसमें कुछ राक्षसी जानवर की जानकारी भी शामिल थी। आकाश बख्शी सांप एक एंशियंट राक्षसी जानवर था, जिसके पास अपार पावर थी। वो आकाश को भी निगल सकता था। कल्पना कीजिए कि आकाश बख्शी सांप कितना पावरफुल रहा होगा। आकाश बख्शी सांप ने जीभ बाहर निकालकर काले पिल्ले से कहा, काले पिल्ले, तुम अब तक मरे नहीं। आकाश बख्शी काले पिल्ले को भी जानता था। काले पिल्ले ने मुस्कुराकर कहा, छोटे सांप, जब तुम अभी तक नहीं मरे तो मैं कैसे मर सकता हूँ। जब काले पिल्ले ने आकाश बख्शी सांप को छोटा सांप कहा तो वो गुस्से से भर गया और बोला, आकाश बख्शी सांप हूँ, जिसकी वास्तविक लंबाई 1000 मीटर है। तुमने मुझे छोटा कहने की हिम्मत कैसे की। काले पिल्ले ने होठ फुलाए बेपरवाही से बोला, वो पहले की बात है। अब तुम पिटाई के विकलांग दादा की तरह हो, केवल 1 मीटर लंबे हो। तुम क्या चाहते हो। आकाश बख्शी सांप ने कहा, मैंने इस मानव में भक्षम टोकटम लाइन को महसूस किया और मैं इसे खाना चाहता हूँ। सांप किसी और के बारे में नहीं बल्कि समर के बारे में बात कर रहा था। उसकी बात को सुनकर काले पिल्ले ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, हा छोटे सांप, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना मत। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो।
तभी आकाश बख्शी ने तुच्छ समझते हुए काले पिल्ले से कहा, छोटे कुत्ते, तुम अमर किंगडम लेवल पर राज करते थे। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम न कर सको। तुम कब इतने कायर हो गई कि एक इंसान से डरने लगे? आकाश बख्शी सांप और काला पीला दोनों ही एंशियंट राक्षसी जानवर थे, और उसकी पावर अब कम हो गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। स्वाभाविक रूप से सांप को काले पिल्ले की बात पर विश्वास नहीं हुआ, और वो काली बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ गया, समर पर टूट पड़ा। आकाश बख्शी सांप भले ही तेज था, लेकिन समर उससे भी तेज था। उसने अपनी दाहिनी दो उंगलियां आगे बढ़ाई और सांप की गर्दन पकड़ दी। वो छटपटाने लगा। आकाश बख्शी सांप खुद को समर द्वारा पकड़ा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि एक इंसान भी इतना तेज हो सकता है। तभी काले पिल्ले ने अपने सिर के एक तरफ झुकाकर मजाक करके कहा, छोटे सांप, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो? इसी घमंड की वजह से तुम इस समय तक एक इंसान के हाथ में हो। काला पिल्ला उसको अब चिढ़ाने लगा था। तभी आकाश बख्शी सांप ने समर को धमकी देकर कहा, मानव, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन समर ने व्यंग करके कहा, हाँ ठीक है, अपने बक्सम ब्लड लाइन टोटम को उजागर करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम वास्तव में कितने पावरफुल हो। तभी उसने तेजी से अपने ब्लड लाइन टोटम पावर का प्रदर्शन कर दिया। ये काला भंवर ब्रह्मांड में ब्लैक होल के जैसा बन गया था, और उसमें चोसन की पावर बड़ी तेज थी। समर ने भी उसको देखते ही अपने भक्षक ब्लड लाइन टोटम को इस्तेमाल कर लिया, और उसमें भी एक काला भंवर बन गया, जो काश बख्शी सांप के भंवर से भी बड़ा था। समर ने न सिर्फ अपने भक्षक टोटम को एक्टिवेट किया, बल्कि अपने शरीर के अंदर ड्रैगन ब्लड को भी एक्टिवेट कर लिया था। उसने दिव्य ड्रैगन की एनर्जी बाहर निकाली और आकाश भक्षक टोटलाइम पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। सांप डर के मारे बेकाबू होकर कांपने लगा, जैसा कोई चूहा बिल्ली को देखकर कांप उठता है। सांप की तरह रेंगने वाले राक्षसी जानवर के लिए एक ईश्वरीय ड्रैगन की पावर अकल्पनीय थी। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ धमकी देकर कहा, छोटे सांप, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। पहला, तुम मेरे पीछे आ सकते हो, या दूसरा ऑप्शन, मैं तुम्हारे ब्लड लाइन टोटम को खा सकता हूँ, तुम्हारी खाल उतार सकता हूँ, तुम्हारे मांस को भून सकता हूँ। आकाश भक्षी सांप की आंखें बदलती रही। जो उसके अंतर्दन था, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो किसी इंसान की सेवा भी नहीं करना चाहता था। तभी काले पिल्ले ने टेलीपैथी से सांप के मन में कहा, छोटे सांप, हार मान लो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ। मैंने भी उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर तुम्हें तो आसानी से उसके सामने झुक जाना चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। समर ही नियति है। उसे पहले ही कंचनजंगा महल और डायमेंशंस गार्डियंस की स्वीकृति मिल चुकी है। काले पिल्ले की आवाज सुनते ही आकाश बख्शी सांप का चेहरा नाटकीय रूप में बदल गया। उसे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के बारे में पता चल गया था, जो दिव्य एम्परर बनने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति था। उसके मन में उसने सोचा, समर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली रहा होगा, इसीलिए तो डायमेंशंस गार्जियन ने भी और उसे अपना लिया था। आकाश बख्शी सांप एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, लेकिन जब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा। समर ने सहमति में सिर हिला दिया, और फिर सभी कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से बाहर निकलने लगे। उनमें न सिर्फ अपने पापा को बचाया, बल्कि आज उसका लेवल भी स्वर्गीय आर्थ किंगडम लेवल के मिड स्टेज तक पहुंच गया था। उसने स्पिरिचुअल हथियार ग्रीन टावर भी हासिल कर लिया था। जब समर जा रहा था तो कुछ अन्य राक्षसी जानवर और भी टकराए, लेकिन उन्हें हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका ग्रुप अब तेजी से आगे बढ़ा और सूर्यास्त से पहले कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया से बाहर निकल आए। वे सबसे नजदीकी शहर कंचनजंगा शहर पहुंच गए थे। शहर में पहुंचते ही समर की आंखें नम हो गई। उसने हल्के से बदबुदा के खुद से कहा, क्यारा डार्लिंग, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हालांकि समर और अन्य लोगों को फिर से सिटी लाइट में एंटर करने पर थोड़ा अजीब लग रहा था। वहां नियोन लाइटें थी, सड़कें कारें लोगों से भरी हुई थी। कई फैशनेबल पुरुष महिलाएं सड़कों पर हाथ पकड़कर चल रहे थे, और कुछ तो अंतरंग लोग पब्लिक पैलेस पर ही अंतरंग हरकतें भी कर रहे थे। फूलपरी और शिवांगी का पालन पोषण एक मार्शल आर्ट सेट के अंदर हुआ था। उसका स्वागत करते हुए एक मुस्कुराती खूबसूरत महिला ने कहा, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे?
ये समर के लिए था। ये महिला बड़ी खूबसूरत थी। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें, ऊंची नाक, गोरी त्वचा, अट्रैक्टिव फिगर था। उसमें मिनी स्कर्ट भी पहनी हुई थी। उसकी टांगें फैली हुई थी। उसकी त्वचा दूध के जैसी गोरी थी। समर ने उस महिला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरे साथ पीना चाहती हो?" इसमें कोई शक नहीं कि समर बड़ा हैंडसम और करिश्माई था। इस सुनहरे बालों वाली महिला ने समर को शराब पीने के लिए इनवाइट किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है। हालांकि उसके खून की हल्की बदबू उसने महसूस कर ली थी। वो ब्लड सेक्ट की गंध थी। समर ने यूरोप में ब्लड सेक्ट का सामना किया था। वो पावरफुल जाति और पावरफुल लोग थे। इसलिए समर ने मुस्कुराकर सीधे गोरी को रिजेक्ट करके कहा, माफ करना, मुझे पीना पसंद नहीं है।" उस गोरी महिला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ पीना होगा। वो गोरी औरत ब्लड सेक्ट से थी। समर के अंदर मोहक खून उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अगर वो चूसती तो उसके खून का कुछ हिस्सा लेकर वो निश्चित रूप से पावर में वृद्धि कर सकती थी। उसकी हरकत देखकर समर ने उपहास करके तुरंत अपनी त्वचा को स्टील में बदलने के लिए मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। और गोरी महिला के लंबे नाखून ने सिर्फ समर के कपड़े ही फाड़ दिए, लेकिन उसकी त्वचा पर खरोंच तक नहीं आने दी। समर ने मुस्कुराकर कहा, तुम ब्लड सेक्ट से हो ना?" उस गोरी महिला ने बात सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता?" समर ने ठंडे से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ब्लड सेक्ट की गंध आ रही है। ये मुझसे छिपा नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और उसने तुरंत उसका गला पकड़ दिया। गोरी औरत के चेहरे पर सदमा छा गया। उसके सामने ये युवक इतना तेज था, उसने रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। उस पर जो पावरफुल एनर्जी थी वो इतनी प्रबल थी कि उसका रोम रोम भयभीत हो गया। सुनहरे बालों वाली महिला ने धमकी देकर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लड सेक्ट के कई मेंबर्स कंचनजंगा शहर में हैं, साथ ही ब्लड सेक्ट के वरिष्ठ एल्डर भी। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोरी महिला की धमकियों पर एक शब्द भी समर ने नहीं कहा और उसकी गर्दन तोड़ दी। ये देखकर फूल परी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुमने एक सुंदर लड़की को मार डाला, तुम कितने क्रूर हो। समर ने मुस्कुराकर कहा, वो टाइगर ग्रुप के ब्लड सेक्ट से है, एक दुष्ट सेक्ट जो ह्यूमन ब्लड पर निर्भर है। मरी हुई गोरी लड़की के खून से तेज दुर्गंध आ रही थी। उसका आकर्षक चेहरा सूखा और पीला पड़ गया, मानो उसके लाश से त्वचा की एक परत उतार ली गई हो। इसके बाद समर ने गोरी की लाश पर एक नजर डाले बिना ही अपने ग्रुप से कहा, चलो दोस्तों, एयरपोर्ट चलते हैं। और ये कहकर वो एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। समर और अन्य लोगों के जाने के कुछ देर बाद ही लाल कपड़े पहने दो एल्डर वहां पर आए। ये दोनों एल्डर बड़े पावरफुल थे। उन्होंने सुनहरे रंग और बाल बड़े लाल किए गए थे। ब्लड सेक्ट की मरी हुई मेंबर्स को देखकर दोनों एल्डर्स के चेहरे बदल गए। वो उनकी फ्रेंड थी और बड़ी पावरफुल थी, इसलिए उनको समझ नहीं आया कि यहाँ कैसे मर सकती है। बाईं तरफ वाली एल्डर ने दूसरे से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये किसने किया? दाईं तरफ वाले एल्डर ने सिर हिलाकर कहा, मैंने पहले ही इस इंसान की गंध का पता लगा लिया। इसका खून स्वादिष्ट है और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। हम उसे पकड़ सकते हैं। दोनों एल्डर्स बिजली की स्पीड से वहां से गायब हो गए। दोनों एयरपोर्ट की तरफ भागे। जैसे ही समर और अन्य लोग एयरपोर्ट पर एंटर कर रहे थे, वो वहां पर आ गए थे। वो तभी बाईं तरफ एल्डर ने पूछा, इंडिया के आदमी, क्या तुमने हमारे फ्रेंड को मार डाला? समर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा मतलब उस गोरी लड़के से है तो हाँ, मैंने ही उसे मारा है। समर की बात सुनकर एल्डर की आंखें ठंडी हो गई। दोनों एल्डर गुस्से में चिल्लाए, बच्चे, तुम यही मांग रहे हो और हम तुम्हें मार डालेंगे। और उन्होंने अपने तीखे पंजे के साथ समर पर वार किया। उन दोनों को आता देखकर समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और अपने दाहिने हाथ की एक लहर से तुरंत आगे बढ़कर दोनों एल्डर का गला काट दिया। ब्लड सेक्ट के पावरफुल एल्डर्स को मारने के बाद समर अपने ग्रुप्स के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और सबसे पहले फ्लाइट की टिकट ली और प्लेन में चढ़ गए इंदौर की तरफ चल पड़े। उसे कियारा और पायल को देखे हुए काफी समय हो गया था। इंदौर पहुंचने पहुंचने पर ही उन्हें रात के 2 बज गए थे। समर ने विंड एज, दानव किंग, फूलपरी और शिवांगी मोंग को होटल में छोड़ दिया। खुद एक टैक्सी में बैठकर निपानिया पैलेस में अपनी पत्नी के पास चला गया। इंदौर रात में बड़ा शांत लग रहा था। बाहर पैदल चलने वालों की गिनती ना के बराबर थी। दुकानें भी बंद थी।
टैक्सी में बैठते ही समर को अपनी पैंट पर कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया काला पिल्ला भी उसके साथ था। समर ने उसको देखते ही पूछा, पिल्ले, मैं घर जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? काला पिल्ला बड़ा होशियार था। उसने टैक्सी ड्राइवर की तरफ अपना दाहिना पंजा दिखाया। जाहिर है आसपास आउटसाइडर थे। समर ने उसकी बात समझकर सिर हिलाया। काले पिल्ले को अंगूठा दिखा दिया। अब वो शहर में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से काला पिल्ला इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता था। इंसान डर जाते। समर ने काले पिल्ले को वार्निंग देकर कहा, मैं तुम्हें घर पर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छे बिहेव करने का वादा करना होगा। यह प्रॉमिस लेने के बाद समर ने उसे इग्नोर कर दिया। टैक्सी बड़ी तेजी से चली और आधे घंटे में वो निपानिया पैलेस के सामने पहुंच गए। वो उतरे और विला नंबर 13 की तरफ चल पड़े। वो काफी समय से इंदौर से बाहर था। इस दौरान उसने अपनी पत्नी कियारा को नहीं देखा था। वो कैसी अब रहने लगी है, हालांकि उसे हजारों बातें करनी थी, फिर भी समर शांत लग रहा था। रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन अंत तो इंतजार ही होगा। सुबह के 3 बजे, लेकिन विला के अंदर की लाइटें अभी भी जल रही थी। कियारा अभी तक सोई नहीं थी। समर का दिल दुख गया। उसने देखा कि 3 बजे तक कियारा सोई नहीं। समर के मन में उसने सोचा, कियारा ने एक बार कहा था, जब तक वो घर वापस नहीं आता तब तक उसको नींद नहीं आती। क्या वो इतने समय तक इंतजार कर रही है? समर ने विला का दरवाजा खटखटाया। हालांकि वो चाबी अपने साथ लेकर गया था, लेकिन उसने कंचनजंगा पर्वत पर चाबी को खो दिया था। उसी समय कियारा लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। उसका आकर्षक चेहरा, गोरी त्वचा, मुलायम होठ और थके हुए लग रहे थे। कियारा ने इस दौरान ठीक से नींद नहीं ली थी। उसे हर पल अपने पति की याद आ रही थी। इन दिनों कियारा ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। पहले वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आजकल वो प्रार्थना भी करने लगी थी। कियारा के कोमल हाथों में एक पेंसिल और एक मोटी नोटबुक थी, जो समर की पेंटिंग्स से भरी हुई थी। पेंटिंग्स में एक वो सीन था जब कियारा पहली बार समर से मिली थी। वो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर तलाक की प्रक्रिया की चर्चा कर रहे थे। और तीसरी बार उसकी मुलाकात समर से अग्रवाल इंडस्ट्री के सेल्स डिपार्टमेंट में हुई। चौथी बार समर ने उसे किलर्स की गोलियों से बचाया। फिर पांचवी, छठी, सातवीं, कियारा के आंसू उसके सफेद चेहरे से निकलकर मोटी मीठी यादों में बदलने लगे थे। उसके बाद ये दृश्य और भी अकेला हो गया था। चाहे वो खरीदारी हो, नजारे हो या समर का उसके लिए दुनिया से लड़ना हो, सब कुछ उस पीड़ा से गुजरे थे। तभी कियारा ने दरवाजे के बाहर की दस्तक सुनी। उसकी यादें ताजा हो गई। वो सोचने लगी कि इस समय कौन हो सकता है, लेकिन उसने दरवाजा तुरंत नहीं खोला। देर हो चुकी थी और उसे समझ आ रहा था कि बाहर खड़ा इंसान अच्छा है या बुरा। उसने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और झांकने के छेद से देखा। जब उसने देखा कि वहां समर खड़ा है तो स्तब्ध रह गई। कियारा ने तुरंत अपनी लंबी नाजुक उंगलियों से दरवाजा खोला और उसकी खूबसूरत आंखें खुशी और आश्चर्य से भरी हुई थी। जैसे वो विश्वास नहीं कर पा रही थी उसने क्या देखा। कियारा ने अपने लाल होठ फुलाए और कांपती आवाज में पूछा, जान, क्या ये वास्तव में तुम हो? समर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ। उसकी बात सुनते ही कियारा उसकी बाहों में कूद गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। वो इस पूरे समय हर मिनट हर पल अपने पति को बड़ा मिस कर रही थी। उसको ऐसे रोता देखकर समर ने धीरे से कहा, ऐसे रो मत, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। समर को पता था कि बाहर ठंड है, इसलिए उसने कियारा के कोमल हाथों को पकड़ लिया। लिविंग रूम में ले गया। लिविंग रूम में खींचा, दोनों सोफे पर बैठ गए। जब समर ने लिविंग रूम में मेज पर रखी पेंटिंग्स वाली बुक देखी तो उसकी भौहें तन गई। वो नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद कियारा ने ये सभी पेंटिंग्स बनाई होगी, जिनमें उनके सभी एक्सपीरियंस को दर्शाया गया था। समर इन पेंटिंग्स में हर एक इमोशंस को अच्छी तरह से फील कर पा रहा था। समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग भी कर सकती हो।" अपनी तारीफ को सुनकर कियारा का चेहरा पके सेब की तरह लाल हो गया और उसने शर्मा कर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छी बनी है?" समर ने अंगूठा दिखाया, वो दर्शाने के लिए कि उसकी पेंटिंग्स बड़ी अच्छी हैं। वो सोफे पर बैठ गया। कियारा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी समर ने कहा, जो चाहो कहो, मेरे सामने तुम्हें बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं।" उसकी बात सुनकर कियारा ने दांत पीस कर कहा, अब जब तुम निषिद्ध एरिया से लौट आए हो, तो क्या हमें अब शादी पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? उसको बोलते ही कियारा का आकर्षक चेहरा फिर से लाल हो गया। उसको शर्म भी आ रही थी।
समर को अचानक एहसास हुआ कि कियारा क्यों हिचकिचा रही थी। उसे पता चला था कि शादी को लेकर शर्मा रही है। कियारा का सबसे बड़ा सपना था शादी करना। वो समर की दुल्हन बनना चाहती थी। बेशक सबको ये बताने के अलावा कि वो समर की पत्नी है, वो सभी लड़कियों को ये भी बताना चाहती थी कि वो समर की असली पत्नी है। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लड़कियां कितनी ग्रेट क्यों ना हो, बाकी वो सब सेकेंडरी टर्शरी और थी। समर ने कियारा की रिक्वेस्ट को सहजता से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो जानता था कियारा के ऊपर उस पर बड़े एहसान हैं। समर और कियारा ने शादी के समय की चर्चा की और कैलेंडर के आधार पर 7 दिन बाद अच्छा दिन तय कर लिया। उदाहरण के लिए उसे शार्क दानव किंग को बचाना था, जो डार्क आइलैंड पर फंसा हुआ था। फायर दानव किंग और पर्पल बैट दानव किंग। पर्पल बैट दानव किंग की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए प्रशांत आइलैंड पर गई थी। समर ने उन्हें प्रशांत आइलैंड से लौटने के बाद एरिया की तरफ आने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं थे। प्रशांत आइलैंड जाने के बाद वो गायब हो गए थे, इसलिए समर को शक था कि कहीं वो बड़े खतरे में न फंस गई हो। ये सब सोचने के बाद समर ने मुस्कुराकर कियारा से कहा, हनी, अब बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें बिस्तर पर ले चलता हूँ। और यह कहकर वो कियारा को बिस्तर पर ले गया। अगले दिन सूरज चमक उठा। उसने गर्मी और रोशनी के निशान छोड़ दिए। कियारा अभी भी सो रही थी। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए समर ने उसे जगाया नहीं। उसने बस कपड़े पहने और विला के बाहर निकल गया। समर जल्दी बिस्तर से उठकर हॉस्पिटल की तरफ गया। वो पायल और अपने बच्चे से मिलना चाहता था, लेकिन कियारा और पायल में अभी भी नहीं बनती थी, इसलिए समर नहीं चाहता था कि दोनों मिले। रास्ते में समर ने एक मोबाइल खरीदा, सिम कार्ड भी लिया। उसका पुराना मोबाइल तो वहां पर्वत पर गुम हो गया था। फोन लेने के बाद समर टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचा। जब वो कमरे पर पहुंचा तो पायल अभी भी सो रही थी और उसका चेहरा बड़ा आकर्षक गुलाबी हो गया था। हालांकि उनका एक बच्चा भी था, फिर भी वो अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। बच्ची साथ में लेटी हुई थी। उसकी आंखें समर को जिज्ञासा और संदेह से देख रही थी। बच्ची अभी बड़ी छोटी थी। उसकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी। हालांकि उसने समर को पहले भी देखा था, लेकिन काफी दिन हो गए थे, इसलिए वो भूल चुकी थी कि वो कौन है। समर बच्ची के सामने आया और उसने मुस्कुरा कर कहा, नन्हे सीमू, मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई हो सकता है कि समर की तेज आवाज ने बच्ची को डरा दिया, इसलिए उसने मुंह खोला और वो जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही पायल ने स्पष्ट आंखें खोली, अपने सफेद हाथों से बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। वो उस व्यक्ति को देखकर स्तब्ध रह गई थी। पायल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी लंबी उंगलियों से अपनी आंखें रगड़ी और चुटकी काटी, जागी कि वो देखा कि सामने समर है या नहीं। इन दिनों की लालसा में उसको बड़े आंसू भी बहाने पड़े थे। पायल ने खुद को समर की बाहों में फेंक दिया। बच्ची पहले तो दंग रह गई कि जब उसने अपनी माँ को एक लड़के की बाहों में देखा। फिर वो इस दृश्य को देखकर परेशान हो गई। बच्ची ने अपना छोटा मुंह खोला, पहले से भी अधिक दुख के साथ जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पायल समर की गोद से निकलकर जल्दी से बच्ची को गले लगाने लगी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची नन्ही सीमू, क्यों रो रही हो? ये तुम्हारे पापा हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बच्ची को पायल की बात समझ आ गई। उसने रोना बंद कर दिया। बच्ची की आंखें लगातार घूर रही थी, मानो वो शायद याद करने की कोशिश कर रही हो कि ये सामने खड़ा इंसान कौन है। तभी पायल ने मुड़कर कहा, समर, हमारी नन्ही सीमू का पसंदीदा गाना टू टेनी टाइगर्स गाओ, तभी वो तुम्हें याद करेगी। समर ने गाना गाना शुरू कर दिया। टू टेनी टायर्स, टू टेनी टाइगर्स, रन सो फास्ट, वन इज नॉट हैव आईज, वन डजंट हैव अ टेल, दैट्स सो स्ट्रेंज, दैट्स सो स्ट्रेंज। समर के टू टेनी टाइगर्स गाना सुनने के बाद बच्चे को तुरंत याद आ गया कि समर कौन है, और वो उसे देखकर पहचान गई और मुस्कुराने लगी थी। फिर उसने कई बच्चों के गाने गाए, नन्ही सीमू, मम्मी इज द बेस्ट, लिटिल क्यूट बनी, शिप एंड द वोल्फ। बच्ची को भी गाने बड़े पसंद आ रहे थे। वो हंसी और खिलखिलाती जा रही थी। इसके बाद समर ने कहा, मेरी बेटी में संगीत की प्रतिभा है, वो बड़ी होकर एक निश्चित स्टार बनेगी। नन्ही सीमू ने समर द्वारा किए गए बच्चों के गीत पर पहचान लिया था। उसने ताली भी बजाई और कहा, मैं नहीं चाहती कि वो स्टार बने या किसी टैलेंट शो में जाए। मैं चाहती हूँ कि वो एक पियानिस्ट बने। पायल के लिए एंटरटेनमेंट बिजनेस बड़ा अव्यवस्थित था।
पियानिस्ट बनना ज़्यादा बेहतर विकल्प था और वो भावनाओं को उभार सकती थी, इसलिए खूबसूरत पियानो संगीत में बदल सकती थी। तभी समर ने अचानक पायल से कहा, पायल तुम्हारे मुंह पर एक मक्खी है। पायल ने अपनी उंगलियों से लाल होठों को छुआ और उसका चेहरा आकर्षक उलझन से भर गया। उसने कहा, कहाँ है? और कंफ्यूजन में देखकर समर मुस्कुराया और उसने चूम कर कहा, हाँ है। लो मैं इसे दूर कर देता हूँ। जब से पायल ने बच्चे को जन्म दिया था, समर ने पायल को किस नहीं किया था, इसलिए वो स्पष्ट रूप से उसे भूल गया था। कुछ देर बाद जब बच्ची ने फिर से अपनी शिकायतें शुरू की तो जोर जोर से रोने लगी। कोई रास्ता नहीं था। नन्हे सीमू को बच्चों के गाने पसंद थे। समर ने फिर से गाना शुरू कर दिया। छोटी चिड़िया फूलों की पोशाक पहनती है, हर बसंत में आती है। मैंने चिड़िया से पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो? चिड़िया कहती है, बसंत में यहाँ सबसे सुंदर होता है। जब समर ने बच्चे के लिए गाना समाप्त किया तो वो सो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कियारा के घर पर क्या था और पायल के कमरे में क्या था। काला पिल्ला हर जगह समर का पीछा कर रहा था। निसंदेह ये काला पिल्ला बड़ा चतुर था। उसे पता था कि शहर में बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो निश्चित रूप से किसी राक्षसी के रूप में लिया जाएगा। जैसे ही समर कमरे से बाहर निकला, उसने फायर दानव किंग और पर्पल बैट दानव किंग के फोन पर कॉल किया, लेकिन दोनों के फोन नहीं मिले। उसे पता था कि ये दोनों साफ तौर पर मुसीबत में फंस चुके हैं और ऐसा लग रहा था कि पैसिफिक आइलैंड में दुबके हुए टाइगर्स छुपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ है। इस बार समर को इंदौर छोड़ना पड़ा। उसके दो लक्ष्य थे, अपना पहला वादा निभाना, डार्क आइलैंड से शार्क दानव किंग को बचाना, और प्रशांत आइलैंड से दानव किंग की गर्लफ्रेंड को बचाना। उसने शिवांगी को इंदौर और कियारा और पायल की सिक्योरिटी के लिए सौंप दिया। बेशक काला पीला आकाश बख्शी सांप भी समर के साथ चले गए। समर जहां भी जाता, काला पीला उसके साथ साथ चला जाता। आकाश बख्शी सांप होटल में फूल परी के साथ था, लेकिन वो समर के बुलाने पर आ गया था। सांप को लगा कि वो हमेशा काले पिल्ले को समर के आसपास नहीं रहने दे सकता, अन्यथा काला पीला कुछ खजाने प्राप्त करने और सांप को पीटने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। समर, फूल परी, काला पीला और आकाश बख्शी सांप सभी बंदरगाह शहर पर पहुंच गए। आधे रास्ते में स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर स्वाति शर्मा ने समर को फोन किया। उसने समर को बताया कि पैसिफिक ओशियंस में एक गोल्डन आइलैंड दिखाई दिया। वहां खजाने और समुद्री राक्षस जानवरों को देखे जाने की कई खबरें मिली है। वो एक खतरनाक एरिया बन गया है। समर ने फोन पर स्वाति को बताने के लिए शुक्रिया अदा किया। उसने पैसिफिक ओशियंस के नीचे राक्षसी जानवरों के बारे में सुना हुआ था। समर जिस जहाज पर सवार था उसमें बहुत से लोग थे। वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। असल में ये जहाज कोई नॉर्मल कमर्शियल जहाज ही नहीं था। ये जहाज एक ऐसा जहाज था जो खजाने की खोज में लोग आत्मसाधकों से भरा हुआ था। सभी आत्मसाधक एकत्रित हुए, गोल्डन आइलैंड और अन्य सेक्टरों के बारे में चर्चा करने लगे। तभी एक आदमी ने कहा, अरे क्या तुमने सुना? कुछ दिन पहले एक गोल्डन आइलैंड दिखाई दिया और वहां ढेर सारे खजाने हैं। उसके पास खड़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ मैंने सुना है। ये गोल्डन आइलैंड पहले समुद्र में डूबा हुआ था, अब अंततः सतह पर आया है। उस पहले आदमी ने धीरे से कहा, देखो इसलिए सभी आत्मसाधक वहां पर खजाने लेने आए हैं। समर को इंडिया के आत्मसाधक सेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी फूल परी ने समर से कहा, देखो समर, वो सामने वाला एल्डर आकाश सब सेक्ट का सेक्ट मास्टर गिरिराज है। पीछे खड़ा ये सफेद असली सेक्ट का मास्टर दक्षराज। बीच में स्काई ब्लेड सेक्ट मास्टर लोकनाथ और अंत में अधेड़ उम्र का आदमी आत्मा तलवार सेक्ट का भानु प्रताप है। ये सभी सेक्ट के सेक्ट लोग थे। जब समर ने उन सभी मास्टरों की अपार पावर का एक्सपीरियंस किया तो उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए थे। समर जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, उसे एक छोटे बालों वाले युवक ने रोक लिया और समर से पूछा, ऐ कौन हो तुम? तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये नाटेकट का आत्म एम्परर तलवार सेक्ट का स्टूडेंट था। वहां हॉल का जहाज सबसे भव्य कमरा था। सिर्फ सबसे पावरफुल सेक्टों के लोग यहाँ बैठ सकते थे। इससे पहले कि समर कुछ कह पाता, उसके साथ चल रहे काले पिल्ले ने सिर उठाकर कहा, अरे वहां से हटो, दादाजी कुत्ते को अंदर आने दो। काला पिल्ला शहर में चुप था, लेकिन यहाँ पर वो बोलने वाला था। एक सीनियर आत्मा तलवार स्टूडेंट के रूप में इस छोटे बालों वाले स्टूडेंट ने कई राक्षसी जानवर देखे थे, लेकिन उसने ये पहली बार एक ऐसा कुत्ता देखा जो बोल भी सकता था। वो खुद को दादाजी कुत्ता कहता था। छोटे बाले वाले स्टूडेंट्स ने कहा, छोटे कुत्ते, एक बार फिर तुमने अपने आप को दादाजी कुत्ता कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
काले पिल्ले ने कहा, मैं तुम्हारा दादा हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। बस देखो कैसे मैं तुम्हें एक थप्पड़ में मार डालता हूँ। उसकी बात सुनकर छोटे स्टूडेंट्स का चेहरा लाल हो गया। वो आत्मा तलवार का स्टूडेंट था, जहां भी जाता उसे सम्मान दिया जाता। तभी उसने अपने हाथ में तलवार लहरा दी और हमला करके बोला, हरामजादे कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यह उन्नत एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल का साधक था। छोटे स्टूडेंट्स की तलवार को घूमता देखकर काले पिल्ले ने अचानक अपना पंजे से तलवार किया। पंजा तलवार से टकराया और चिपक की आवाज के साथ तलवार टूट गई। काला पिल्ला अचानक उछला और स्टूडेंट्स के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। यदि लक्ष्य कोई साधारण राक्षसी जानवर होता तो छोटे बाले वाले स्टूडेंट्स अब तक उसका सिर काट दिया होता। काला पिल्ला एक ऐसा जीव था जो दुनिया में आजादी से घूमता था। हालांकि उसकी ताकत कम थी। उसने कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र में राक्षसी गोलियां भी खा ली थी। उसकी ताकत बढ़ गई थी। मेरे चेहरे पर कुत्ते ने वार किया। स्टूडेंट्स की हालत बड़ी दयनीय हो गई थी। उसे गुस्सा आने लगा था। छोटे बाले वाले स्टूडेंट्स की तलवार भी टूट गई थी, इसलिए इस बार उसने काले पिल्ले को पंच मारा। उसने फिर से पंजे हिलाए और छोटे बाले वाले स्टूडेंट्स की तरफ झपटा मार दिया। आसपास के लोग जो देख रहे थे वो दंग हो गए थे। छोटे बाले वाला स्टूडेंट्स वाकई बदहाल लग रहा था। वो काले पिल्ले को सजा देना चाहता था, लेकिन उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया। यही ये सब देखकर आत्मा तलवार के सेक्ट मास्टर भानु प्रताप का चेहरा बदल गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और काले पिल्ले को ठंडे निगाहों से देखने लगा। भानु प्रताप ने एक मजबूत इंटेंट किलिंग के साथ कहा, तुम छोटे कमीने, मेरे स्टूडेंट्स को बेहोश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा। भानु प्रताप ने अपनी लंबे तलवार निकाली और काले पिल्ले की तरफ वार कर दिया, जो काले पिल्ले को मौत के घाट उतारने की कोशिश थी। ये देखकर समर का चेहरा बदल गया। वो जल्दी से खड़ा हो गया और वो जानता था कि काले पिल्ले की ताकत सीमित है। तभी समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली, उसे आगे की तरफ घुमा दिया। वो तलवार एनर्जी में बदल गई। भानु प्रताप की तलवार एनर्जी से टकरा गई। दोनों विशाल एनर्जी पावर आपस में टकराई। जब तलवार एनर्जी समाप्त हो गई तो स्थिति बड़ी खराब थी। दोनों निश्चल खड़े थे। तलवारबाजी में भानु प्रताप विकसित था। भानु प्रताप ने समर को ठंडे नजरों से देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा युवक इतना छोटा होने के बावजूद उसकी एनर्जी को रोक पाएगा। भानु प्रताप की ठंडी आंखें चमक से भर गई थी। जैसे उसने समर पर हमला जारी रखने की तैयारी की, वैसे उनका जहाज हिंसक रूप से हिलने लगा। तभी जहाज के कप्तान ने चिंता भरी आवाज में कहा, दोस्तों, हमारे जहाज का सामना एक राक्षसी जानवर से हो गया है। सभी लोग सावधान रहें। पैसेंजर जहाज से जोरदार आवाज आ रही थी। वो लगातार हिलता जा रहा था। सभी लोग डेक पर आ चुके थे। आगे देखकर उन्होंने देखा कि पैसेंजर जहाज के चारों तरफ एक दर्जन ऑक्टोपस इकट्ठा हो गए हैं। ये ऑक्टोपस एक साथ झुंड बनाकर आए थे। प्रत्येक ऑक्टोपस बड़ा विशाल दिखता था और जो सबसे कमजोर था वो सांसारिक किंगडम लेवल के एक्सपर्ट लेवल पर था। ऑक्टोपस पानी में बड़े पावरफुल थे। वो समुद्र को हिला सकते थे, जिससे समुद्र का पानी जोरों से घूम रहा था। जहाज के पतवार भी टकरा रहे थे। ये सब देखकर कप्तान का चेहरा बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग जल्दी करो, इन राक्षसी ऑक्टोपस को मार डालो। उन्हें अब हमारे जहाज पर ज्यादा हमले करने का मौका मत दो, वरना हम डूब जाएंगे। भले ही कप्तान ने ऐसा कहा हो, फिर भी वो जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है। हालांकि ये लोग आत्मसाधक थे, फिर भी ये जमीन पर मजबूत थे, समुद्र में नहीं। समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली, भयंकर एनर्जी उत्सर्जित कर दी और एक झटके में 10-10 लोगों को काट डाला। जब समर के आसपास लोगों ने देखा कि उसने एक साथ 10 ऑक्टोपस को काट डाला है, तो उनके चेहरे के रंग बदल गए थे। समर ने अपनी तलवार फिर से घुमाई और एक बार फिर रेड फायर तलवार घुमा दी। इस राक्षसी ऑक्टोपस को दो टुकड़ों में काट दिया। उन राक्षसी जानवरों को लग रहा था कि समर बड़ा ताकतवर है, लेकिन समर इन ऑक्टोपस राक्षसी जानवरों को इतने आसानी से भागने नहीं देगा। उसने अपना दाहिना हाथ 6 बार घुमाया और लगातार 6 बार काटा। उसी पल 6 राक्षसी ऑक्टोपस बीच में से कट गए और मर गए। कुल मिलाकर एक दर्जन ऑक्टोपस राक्षसी जानवर मर गए थे, लेकिन उनमें से आधे समर को पहले ही आधा कर दिया था। भानु प्रताप की भी पुतलियां सिकुड़ गई। उसकी आंखों में सम्मान की चमक आ गई। वो स्वर्गीय तलवार सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, एक अत्यंत पावरफुल तलवारबाज। लेकिन इस बार उसे भी मानना पड़ा कि तलवारबाजी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
बचे हुए ऑक्टोपस राक्षसी जानवरों को दूसरे आत्म साधकों ने मार डाला। हालांकि ऑक्टोपस राक्षसी जानवर मारे गए थे, समर का चेहरा सतर्क बना रहा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही सब लोग जाने वाले थे, समर ने अचानक कहा, रुक जाओ, जो कोई भी पानी में लड़ सकता है वो समुद्र में मेरे साथ आ जाओ। समुद्र के तल पर एक अधिक पावरफुल राक्षसी जानवर है। एक बार वो ऊपर आ गया तो राक्षसी तल नष्ट हो जाएगा और ये जहाज भी मारा जाएगा। हालांकि किसी ने भी समर की बात पर विश्वास नहीं किया। समर ने अपना सिर हिलाया और बड़े निराशा होकर समर पानी में कूद गया। ये जहाज के बाकी मेंबर्स के लिए नहीं था, वो अपने लिए था। तभी फूल परी ने अपने होंठ थोड़े से टेढ़े किए और समर से कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। समर ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम आगे नहीं जा सकती। मुझे काले पीले और आकाश बख्शी सांप की सिक्योरिटी के लिए आपकी जरूरत है, ताकि आप वो आत्मा तलवार सेट के द्वारा मारे न जाए। हालांकि काला पीला घमंडी था, कभी कभी परेशान करने वाला था, फिर भी समर उसकी बड़ी देखभाल भी करता था। एक मछली की तरह वो समुद्र में कूद पड़ा और अनगिनत लहरें पैदा कर दी। वहीं जहाज पर मौजूद आपस में लोग बातें करने लगे थे। वो सभी समर का मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक लड़के ने उपहास भरी नजर में कहा, अरे ये कितना मूर्ख है, सभी ऑक्टोपस तो मर चुके हैं, फिर नीचे क्या हो सकता है। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, समुद्र की गहराई में जाना खतरनाक है, वहां बड़े राक्षसी जानवर हैं और वो सभी जल जनित हैं, वो बड़े पावरफुल हैं। इधर जब वो समर का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं उधर समर ने समुद्र में गोता लगाने के बाद अपने लाइफ एनर्जी को प्रवाहित करके एक पर्दा बना लिया और उसने समुद्र का पानी उसके श्वास नली में प्रवेश करने से रोक नहीं दिया। वो सचमुच दुनिया का सबसे जादुई जगह थी। पृथ्वी की सतह पर 70% हिस्सा समुद्र में था। समर अभी अंदर ही गया था, एक गोल्डन भाला मछली जैसा राक्षसी जानवर उसकी तरफ झपटा। समर ने अचानक अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार पंच मारा और एक विशाल एनर्जी कण में बदल दिया। गोल्डन भाले नुमा राक्षसी जानवर ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई और फिर पलटकर भाग गया था। समर ने अपनी मुट्ठी की तरफ देखा और आंख भरी। समुद्र तल के प्रेशर्स ने उसके पंच के वार से कुछ फोर्स को कुछ हद तक रोक दिया था। अगर वे जमीन पर होते तो समर एक ही पंच मारकर राक्षसी जानवर को मार गिराता। इंपोर्टेंट सार वेल के संरक्षण में समर नीचे की तरफ बढ़ता रहा। पानी के प्रेशर्स के कारण वो तेजी से बढ़ नहीं पा रहा था। अचानक समर को खतरा महसूस हुआ। ये वैसा ही खतरा था जैसा उसने पैसेंजर डेक पर महसूस किया था। एक विशाल काली वस्तु ने समुद्र के अंधेरे में दौड़ती हुई आई। ये काली वस्तु 500 मीटर से ज्यादा लंबी थी। समर समझ गया कि इतनी बड़ी चीज को पैसेंजर जहाज से टकराने नहीं दे सकता। समर तेजी से नीचे की तरफ दौड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे साफ दिखाई दिया कि काली वस्तु क्या थी। यह एक विशाल ऑक्टोपस जानवर था। इसे ऑक्टोपस किंग कहना चाहिए। इसका आकार ऑक्टोपस राक्षसी जानवरों से कई गुना ज्यादा बड़ा था। समर की आंख बदल गई। वो बड़ा गंभीर लग रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाकर कहा, ये ऑक्टोपस किंग तो स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के बेस्ट स्टेज का राक्षसी जानवर है। अगर वो जमीन पर होते तो उसे डर नहीं लगता, लेकिन समुद्र में वो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा पा रहा था। उसका अब ऑक्टोपस किंग से लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन समर ने जैसे ही उस पर हमला किया, उसने एक विशाल भंवर बना दिया। उसका हमला देखते ही समर ने चिल्लाकर कहा, पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली फेस्ट। समर ने अपने इंपोर्टेंट सार को प्रभावित किया और जल्दी से स्ट्रेंगल हेल मुट्ठी में पहला मंच मारा। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को टकरा दिया। जैसे ही दोनों टकराए, भूकंप के आसपास की पानी की तरह पानी बिखर गया। यह जोरदार तरीके से हिला और समुद्र की सतह की तरफ बढ़ा। समुद्र में ऊंची लहरें उठी और जहाज पर सवार लोग चेहरे एकदम से बदल गए थे। जहाज पर मौजूद सभी लोगों ने केवल फूल परी पर कोमल चेहरा चिंता से भरा था, क्योंकि तूफान ठीक उसी जगह शुरू हुआ था जहां समर ने समुद्र में गोता लगाया था। उसे पता लग गया था कि नीचे भयंकर फाइट चल रही है। वो सही थी। समुद्र में बड़ा ही भयंकर काम हो रहा था। समर का हर पंच ऑक्टोपस किंग के टेंटल्स में धंस गया। वो पीछे हट गए। समुद्र के पानी का प्रतिरोध इतना प्रबल था, समर की आक्रमण पावर आधी रह गई थी। हालांकि समर ने मॉडल बॉडी की प्रैक्टिस की थी। ऑक्टोपस के स्पर्श ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी समर का मूड खराब था। ऑक्टोपस किंग ने अपने टेंटाकल्स को दर्जनों बार घुमाया, जिससे समर कई बार समुद्र में गिर पड़ा। फिर उसने अपने टेंटाकल्स से समर के शरीर पर चारों तरफ लपेट लिया।
हालांकि समर की त्वचा लोहे के जैसी सख्त थी, फिर भी उसे अब घुटन महसूस होनी शुरू हो चुकी थी। समर ने अपने मॉडल बॉडी को सक्रिय किया और उसके शरीर की एक सतह पर एक काली चमक उभर आई। ये चमकदार काली रोशनी भी तेज थी। मॉडल बॉडी बड़ी अत्यंत पावरफुल थी। समुद्र में भी वो अपने शरीर को मजबूत बनाकर खतरों से बचाने में सक्षम थी। तभी समर ने बचाकर कहा, एक उंगली सबको चीर देती है। और उसने अपनी लाइफ एलिमेंट का इस्तेमाल कर दिया। एक लेजर लाइट छोड़ी, तुरंत टेंटिकल्स कट गए। समर की कॉन्करर फिंगर ऑक्टोपस के आधे टेंटिकल्स कट गए थे और वो दर्द से चीखा और खून से समुद्र का पानी लाल हो गया। ऑक्टोपस किंग ने गहरी आवाज में कहा, स्वर्गीय आत्मा प्रकाश किंगडम और काले प्रकाश से बना एक प्रकाश किंगडम छोड़ दिया। दुर्भाग्य से ऑक्टोपस किंग का अनुमान गलत हो गया। समर अब स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के टॉप स्टेज पर था और ये किंगडम उसे कुछ नहीं फंसा पाता। दूसरी उंगली दिल को चकनाचूर कर देने वाली। समर ने अपनी दूसरी फिंगर का इस्तेमाल कर लिया जो दिल को चीर देगी। ऑक्टोपस किंग चीख गया और उसका विशाल दिल टुकड़ों में टूट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर उसकी दयनीय मौत हो गई। ऑक्टोपस किंग का विशाल शरीर समुद्र में डूब गया। जैसे ही उसकी टेंटिकल्स समर के शरीर के चारों तरफ ढीली हुई, समर एक मछली की तरह आगे बढ़ा। ऑक्टोपस किंग का राक्षसी नाभिक मुट्ठी के आकार का था, जो औसत आकार के राक्षसी नाभिक से थोड़ा बड़ा था। समर ने राक्षसी नाभिक को अपने हाथ में लिया और उसमें लाइफ एलिमेंट प्रवाहित कर दिया। उसके शरीर के चारों तरफ एक काला सुरक्षात्मक प्रकाश आवरण बन गया। समर ने देखा कि ऑक्टोपस का राक्षसी नाभिक जल के रत्न के समान ही कार्य करता है। सिवाय इसके कि पानी से बचने की क्षमता, पानी से बचने की किंगडम बड़ा महान नहीं था। समर इस राक्षसी नाभिक से बड़ा खुश था। अब वो समुद्र में आजादी से घूम सकेगा। पानी के प्रेशर से उसे ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। समर ने राक्षसी नाभिक को अपनी बाईं काली अंगूठी में रख दिया। ये काली अंगूठी एक अत्यंत डायमेंशनल अंगूठी थी जिसमें 100 वर्ग मीटर का सेफ स्थान था। इस समय पैसेंजर जहाज के बीचों बीच एक युद्ध छड़ा हुआ था। फूल परी और काला पिल्ला आत्मा तलवार सेक्ट से घिरे हुए थे। आत्मा तलवार सेक्ट के मास्टर ने फूल परी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, काले पिल्ले को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फूल परी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भानु प्रताप की आंखों से एक ठंडी किरण निकल गई। उसने जोर से अपनी तलवार घुमाई और एक भयंकर तलवार एनर्जी में बदल गया। फूल परी ने अपने शरीर के अंदर लाइफ एलिमेंट प्रभावित किया और अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाकर कमल के फूल की पहली पंखुड़ी को जगाया। वो आगे बढ़ी, कमल के फूल जैसी हथेली में एनर्जी एकत्रित की और उसने सीधे भानु प्रताप की तलवार की एनर्जी पर वार कर दिया। भानु प्रताप की तलवार एनर्जी और फूल परी का कमल पुष्प एक साथ गायब हो गई। फूल परी पीछे हटी और घूम गई। हालांकि फूल परी का कमल का फूल वाला हाथ पावरफुल था, लेकिन वह स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज पर थी। दूसरी तरफ भानु प्रताप स्वर्गीय आत्म लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर था। हालांकि फूल परी को पीछे धकेलने में वो सक्षम होने के बावजूद भानु प्रताप अभी भी हैरान था। भानु प्रताप ने सोचा था कि वो एक गोली से फूल परी को मार सकता है, लेकिन इससे वो एक कदम पीछे हटी। वो वाकई प्रतिभाशाली थी। जब भानु प्रताप अपनी तलवार को फिर से खींचने के लिए तैयार होने वाला था, तभी समर ने फाइट में एंट्री ले ली और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे दोस्तों पर हमला करने के लिए मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठा, फिर भी खुद को आत्मा सेक्ट तलवार का सेक्ट मास्टर कहने की तुम्हें शर्म आनी चाहिए। समर की आवाज सुनते ही भानु प्रताप का चेहरा बदल गया। वो एक युवक को ठेस पहुंचाना उसके लिए अपमानजनक था। समर ने तिरस्कार भरी नजरों से उपहास किया। उसने अपनी रेड फायर तलवार निकाली, भानु प्रताप के वार से बचाव किया। टक्कर से जोरदार आवाज आई। इस समय स्काई ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर ने उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करो, हम गोल्डन आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। हमारे दुश्मन समुद्री राक्षस जानवर हैं। पहले जानवरों को मारो, तुम दोनों बाद में लड़ सकते हो। न केवल स्काई ब्लड सेक्ट के लोकनाथ ने बात की, बल्कि आकाश सेक्ट के गिरिराज और सफेद अस्थि सेक्ट के दशराज ने भी ये बात कही थी। बेशक इन लोगों को चिंता थी कि फाइटर्स ने आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे जहाज को भी नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल यह बात एक पैसेंजर जहाज था और इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं झेल सकता था। समर और भानु प्रताप ने एक दूसरे को ठंडेपन से देखा। आखिरकार अपनी अपनी तलवारें अपने पास रख ली। गोल्डन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड था जो समुद्र में ऊपर उठा था। डार्क आइलैंड से कहीं ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 20 समुद्री मील दूर।
ऐसा कहा जाता कि 10 दिन पहले समुद्र पर एक गोल्डन आइलैंड दिखाई दिया। यहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल हथियार और स्पिरिचुअल जड़ी बूटी साधना तकनीक और खजाने देखे गए। पृथ्वी धीरे धीरे उस तबाही से उबर रही थी जो उसने अतीत में झेली थी। ये सच था कि एंशियंट काल में पृथ्वी ग्रह बड़ा समृद्ध था। आखिरकार ये 3000 सबसे पावरफुल तारों में से एक थी। बाद में अन्य ग्रहों से संयुक्त आक्रमण के कारण यह खंडर बन गई थी। कुछ सेक्टर आइलैंड विशेष तरीकों से पृथ्वी और समुद्र की गहराई में छिपे हुए थे। आइलैंड का नजारा देखकर सभी लोग एनर्जी से भर गए। वो इस आइलैंड पर अनगिनत खजाने मिलने की उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे। फूल परी की पतली पतली हलकों से उसने नाचो और समर से पूछा, समर, अब हमें क्या करना चाहिए? पहले हम डार्क आइलैंड पर जाएं या गोल्डन आइलैंड पर? शार्क दानव किंग के बारे में वो जानती थी। वो अभी भी डार्क आइलैंड पर कैद था, लेकिन गोल्डन आइलैंड पर बहुत सारे खजाने थे। अगर कोई और वहां पहुंचेगा तो उन्हें क्या मिलेगा? तभी समर ने हल्के से उसकी बात का जवाब देकर कहा, चलो पहले डार्क आइलैंड पर चलते हैं, शार्क दानव किंग को बचाते हैं। समर ने शार्क दानव किंग से वादा किया था कि जब वो स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल का फाइटर बनेगा तो वो उसे बचाने के लिए डार्क आइलैंड वापस आएगा। उसकी बात को सुनकर फूल परी ने सिर हिलाया और प्रशंसा से अभिभूत हो गई। उसे लगा कि समर एक अच्छा इंसान है जो प्यार और वफादारी से भरा है। उसे खजाने की कोई परवाह नहीं थी। पैसेंजर जहाज गोल्डन आइलैंड के पास खड़ा था, इसलिए अगर समर डार्क आइलैंड पर जाना चाहता तो उसे खुद नाव चलाकर जाना होगा। समर और फूल परी, साथ ही काला पीला और आकाश भक्षी सांप, रबड़ की नाव पर सवार होकर डार्क आइलैंड की तरफ चल पड़े। डार्क आइलैंड गोल्डन आइलैंड से 20 मील दूर था। उसी समय समुद्र में बहुत सारे राक्षसी जानवर थे जो कुछ पावरफुल समुद्र के नीचे से निकल आते। अचानक एक राक्षसी जानवर ने समुद्र से बाहर निकलकर खुद को एक विशाल समुद्री सांप बताया और उसने अपना मुंह खोला और गुस्से से समर को काट लिया। समुद्री सांप के हमले के बावजूद समर ने कोई हरकत नहीं की। फूल परी ने अपने दाहिने हथेली आगे बढ़ाई और अपनी लाइफ एनर्जी को इकट्ठा करके चारों तरफ से एनर्जी का एक विशाल पिंड बना दिया। समर ने फूल परी की तारीफ करके कहा, वाह, तुम्हारी पाम तकनीक अच्छी है। समर को लगा कि फूल परी के पाम तकनीक हमले एंशियंट कमल के फूल का सार था। मूल रूप से एक अमर ने उसके शरीर में एंशियंट कमल के फूल को सील कर दिया था। उसने हाल ही में कंचनजंगा से अमर कमल मंत्र भी ले लिया था। फूल परी ने एक बेहद आकर्षक मुस्कान दी जिसे समर शर्मा गया। ये एक बेहद सुकून देने वाला था। फूल परी की सुंदरता बहुत अनोखी थी। फूल परी ने समर की तरफ देखा और आकर्षक ढंग से कहा, स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित करो, मन विचलित मत करो। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा बड़ा हो गया और वो तेजी से डार्क आइलैंड की तरफ चला गया। पिछली बार वो लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को बचाने आया था और इस बार वो शार्क दानव किंग को बचाने आया था। पूरा डार्क आइलैंड काला था, पत्थर, पेड़, जीव जंतु। पिछली बार जब वो समर यहाँ आया था तो वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि समर को पत्थरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो जल्दी से उस जगह पर चढ़ गया जहां पर शार्क दानव किंग को कैद कर लिया गया था। तब एक काला भेड़िया एक पत्थर के पीछे से निकला और समर की तरफ झपटा मारा। राक्षस भेड़िए को आसानी से उसने अपने दाहिने पंख से ही मार डाला था। वो अन्य लोग डार्क आइलैंड की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। सामने एक सेंटर में पहुंच गए। उसकी प्रबल एनर्जी उसे 50 मीटर दूर तक फैली और समर ने अपनी रेड फायर तलवार को घुमा दिया। तलवार की एनर्जी से पहाड़ दो टुकड़ों में कट गया, जिसे चट्टाने और रेत चारों तरफ उड़ गई, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। आदमी अंदर था और जंजीरों में उसके पैर जकड़े गए थे। उस आदमी ने हैरानी भरी आवाज में पूछा, यंग मास्टर, आप यहाँ कैसे पहुंचे? और समर के आते ही शार्क दानव किंग के चेहरे के भाव बदल गए। समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। उसकी बात को सुनकर शार्क दानव किंग दंग रह गया। लेकिन तभी शार्क दानव किंग के मन के अंदर एक ठंडी आवाज निकली, हा हा, शार्क दानव किंग, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा शरीर अब मेरे नियंत्रण में है। ये आवाज आत्म साधक शैतान की आत्मा से निकली थी। समर को शार्क दानव किंग के अंदर की आत्मा का एहसास था। उसने मुस्कुराकर धमकी देकर कहा, आत्म साधक शैतान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम शार्क दानव किंग के शरीर से तुरंत बाहर निकल आओ तो मैं तुम्हारी आत्मा को छोड़ दूंगा। तभी उसने समर की आवाज सुनी और हंस पड़ा। उसने ठंडे स्वर में जवाब देकर कहा, हाँ हाँ, लेकिन मैं एक सिर्फ आत्मा हूँ।
लेकिन कभी मैं स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल का आत्म साधक था। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। चूंकि ये शैतान बड़ा जिद्दी था, समर ने उसे मारने के लिए स्पिरिचुअल हथियार अपनाया। तभी उसने कहा, सर्पिल डबल एज वेव, और उसने एक्टिवेट कर दी, जो सीधे शार्क दानव किंग के मन में लगी और आत्मशादा शैतान की आत्मा में प्रवेश कर गई। वो दर्द से चीख उठा। समर के हमले में दर्द से कराहते हुए आत्मसाधक शैतान ने हैरानी से धीरे से कहा, धिक्कार है तुम पर। तुम वास्तव में स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल पर हो, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल तकनीक में भी निपुण हो। समर ने शैतान को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने मन ही मन फायर ड्रैगन से टेलीपैथी से कहा, सीनियर, इस आत्मसाधक शैतान को मारने में मेरी मदद करो। समर ने सोचा कि सर्पिल डबल एज वेव आत्मसाधक शैतान को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बेशक फायर ड्रैगन सहमत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि किसी अन्य स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलने के अवसर को रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं। फायर ड्रैगन की आत्मा समर के दिमाग में लाल बिजली की तरह निकली और तुरंत शार्क दानव किंग के दिमाग में प्रवेश कर गई। उसको देखते ही आत्मसाधक शैतान का चेहरा बदल गया, क्योंकि वो अचानक भयभीत हो गया। उसने कहा, फायर ड्रैगन, ये फायर ड्रैगन है। अनकन्वेंशनल मार्ग एक फेमस शैतान होने के नाते उसे ड्रैगन के जीवों को बारे में पता था। फायर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला, मानो लाल लपटों का एक समूह उगलने वाला हो, लेकिन आगों की वजह से आत्मसाधक शैतान की आत्मा सीधे ड्रैगन के मुंह में चली गई और ड्रैगन की एनर्जी में परिवर्तित हो गई। यह आत्मसाधक शैतान फायर ड्रैगन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। इसके बाद समर ने शार्क दानव किंग से कहा, मैंने तुम्हारे मन के आत्म शैतान को मार दिया, तो अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? शार्क दानव ने कहा, थैंक यू यंग मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल वापस आ गया है। इसके बाद समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और शार्क दानव किंग के टखनों पर लगी जंजीरों को तोड़ दिया। उसके बाद समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकालकर सभी से कहा, चलो अब हम गोल्डन आइलैंड पर चलते हैं। ये कहकर समर डार्क आइलैंड को छोड़कर गोल्डन आइलैंड की तरफ चल दिया। उसके पीछे शार्क दानव किंग, फूल परी, काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप भी थे। वो कुछ ही समय के बाद और गोल्डन आइलैंड पर वापस आ गए। गोल्डन आइलैंड पर अनगिनत झड़पें हो रही थी। सब लोग खजाने की व्यस्त थे। 300 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसे एक खजाना मिला। ये घास का एक टुकड़ा था, जो सिर्फ एक ताड़ के आकार का था, सुनहरे पीले कलर का था। समर ने उसकी तरफ देखकर सोचा, क्या ये गोल्डन जड़ी बूटी हो सकती है? गोल्डन घास हेवन लेवल की एक बहुमूल्य स्पिरिचुअल जड़ी बूटी थी। अपने नाम के अनुरूप ये अविनाशी थी और किसी भी वस्तु को भेज सकती थी। स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फाइटर गोल्डन घास को परिष्कृत करने के बाद उसकी एनर्जी को ले सकते थे। समर गोल्डन जड़ी बूटी उठाना ही वाला था, तभी अचानक एक आवाज आई, ये जड़ी बूटी मेरी है, यहां से चले जाओ। उसकी आवाज में समर ने भौहें सिकोड़ कर कहा, अरे ये बूढ़ा आदमी कौन है जो जड़ी बूटी पर दावा कर रहा है, जबकि मैं इसे देखने वाला पहली व्यक्ति हूँ। उसने आंखें सिकोड़ी और उस आवाज की दिशा में काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी की तरफ देखा। समर को उसकी टिप्पणी की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वो न तो छोड़ेगा और न ही गोल्डन जड़ी बूटी को छोड़ेगा। तब बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट के चमक के साथ ठंडे स्वर में कहा, मैं आकाश शवशैक्ट का तीसरा एल्डर भागीरथ हूँ। एक बार फिर कह रहा हूँ, इसको यहाँ छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन समर ने लापरवाही से कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर यहाँ आकाश शवशैक्ट का मास्टर भी होता तो जड़ी बूटी नहीं देने वाला था। तीसरे एल्डर की तो बात छोड़िए। उसकी बात को सुनकर भागीरथ ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपने शरीर में मौत भरी आभा को मुक्त कर दिया। ये 300 मीटर ऊंचा था और मौत का प्रबल आभास दे रहा था। स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के टॉप स्टेज का फाइटर होने के नाते आकाश साउथ के सेक्ट के सभी एल्डर अपने लिए लड़ने के लिए लाश गुलाम को बुलाने में सक्षम थे। समर ने अपनी फायर स्टोरी तलवार अपने छाती के सामने तान ली। लाश गुलाम एक घातक आभा से ढकी हुई थी, जिसे समर को अपनी तलवार कला का इस्तेमाल करना पड़े। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, आग और बिजली संघनन। तभी उसकी रेड फायर तलवार आग की चमक के साथ गुलाम पर टूट पड़ी। आग के लपटों का गुलाम का शरीर जलकर काला पड़ गया। उसके बाल झुलस गए। कुछ झटके खाने के बाद वो जमीन पर गिर गया और हिलना बंद कर दिया। हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित था कि समर ने एक झटके में स्वर्गीय आत्म लेवल के लाश गुलाम को मार डाला। ये देखकर भागीरथ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाश गुलाम को मारने की? उसकी बात सुनकर समर ने तिरस्कार से कहा, यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा।
उसने गुस्से में अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक विशाल हथेली के साथ समर की तरफ एक जोरदार घातक वार किया। समर ने भागीरथ की तकनीकों में खून की गंध को देखकर भौहें चढ़ाई। उसने कहा, एक फिंगर सब कुछ विभाजित कर देने वाली। समर ने कॉन्करर फिंगर की पहली चाल को इस्तेमाल कर लिया, भागीरथ को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। बेचारे भागीरथ ने सोचा कि समर से निपटना आसान होगा, क्योंकि वो यंग था। उसे पता नहीं था कि समर के पास कितनी चालें हैं। ये देखकर छोटे छोटे सेक्ट के स्टूडेंट्स डरकर दूर भाग गए। इस प्रकार शांतिपूर्ण गोल्डन जड़ी बूटी समर ने ले ली। जड़ी बूटी इतनी सख्त थी, समर के हाथों में गोल्डन के टुकड़े जैसी लग रही थी। समर ने अपनी लाइफ एनर्जी का उपयोग किया और अंततः कड़ी मेहनत के बाद गोल्डन जड़ी बूटी तोड़ दी। समर अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गया, जड़ी बूटी को अपने सामने रखकर उनकी एनर्जी को ग्रहण करने लगा। किसी भी साधारण साधना तकनीक वाले व्यक्ति के लिए गोल्ड की एनर्जी को आत्मसात करना ठीक होता, लेकिन उसने गोल्डन जड़ी बूटी की एनर्जी को बलपूर्वक अवशोषित करने के लिए अपने मोर्टल बॉडी तकनीक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे गोल्डन जड़ी बूटी से गोल्डन प्रकाश की एक किरण बाहर निकल आई और समर के शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली गई। जैसे ही गोल्डन एनर्जी उसके शरीर में गई, उसके शरीर का कलर धीरे धीरे गोल्डन कलर में बदलने लगा था। इस गोल्डन जड़ी बूटी के अंदर की एनर्जी गोल्डन सार की थी, जो 5 मूल तत्वों से बनी हुई थी। समर ये जानकर प्रसन्न हुआ कि गोल्डन जड़ी बूटी मॉडल बॉडी के चौथे लेवल की प्रैक्टिस करने में सहायक है। गोल्डन जड़ी बूटी की सारी एनर्जी ग्रहण करने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे हरे गोल्डन कलर में बदल गया। उसकी हड्डियों में गोल्डन एनर्जी की एक झलक लौट आई। हालांकि वो मटर के दाने जितनी थी, फिर भी उसमें अपार पावर थी। समर फूल परी के आगे बढ़ता रहा। काले पीले और आकाश बख्शी सांप की आंखें उत्साह और ईर्ष्या से भर गई थी। तभी काले पीले ने कहा, बड़े भाई, क्या तुम मुझे एक गोल्डन जड़ी बूटी दे सकते हो?" गोल्डन जड़ी बूटी न केवल समर के लिए बल्कि काले पिल्ले के लिए भी उपयोगी थी। समर ने हल्के से उसकी बात का जवाब देकर कहा, अगली बार जो भी गोल्डन जड़ी बूटी मिलेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। काले पिल्ले की ताकत बढ़ाने में फायदेमंद थी, लेकिन क्योंकि समर आने पर अपने समर की मदद कर सकता था। समर का काले पिल्ले को किया गया वादा सुनकर आकाश बख्शी सांप उसके पास चढ़ गया। उसने भी पूंछ हिलाकर कहा, बड़े भाई, मुझे एक कुआं कब मिलेगा? उसकी चापलूसी भरी बात सुनकर फूलपरी ने कहा, ओह, बड़ी चापलूसी हो रही है। और वो हंसने लगी। उसको देखकर समर ने कंफ्यूज होकर कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। फूलपरी ने अपनी हंसी छिपाने की कोशिश की और फिर फुसफुसा कर कहा, अभी अभी तुम्हें बड़ा भाई कह रहा है काला पीला, और आकाश बख्शी सांप भी तुम्हें काला पीला कह रहा है। मुझे हंसी आ गई। समर और फूलपरी और शार्क दानव किंग के साथ वो चलते रहे। वो गोल्डन आइलैंड पर खजाने की तलाश में इतना व्यस्त था, उसे दोनों जानवरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। ये एक आवाज के उपवन से आ रही थी। भीषण झड़प के कारण कई पेड़ पहले ही कट जा चुके थे, अनगिनत टुकड़ों में वहां बिखर गई थी। तब एक ठंडी आवाज ने गुस्से में कहा, भैरव, मुझे सबसे पहले ये गोल्डन फल मिला, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? आगे से भैरव ने कहा, सोमनाथ, मुझे इसे लेने तो, ये मेरे काम का है। उसकी बात और गोल्डन फल का नाम सुनकर समर को सुखद आश्चर्य हुआ, ये जानते हुए कि गोल्डन फल गोल्डन जड़ी बूटी से कहीं ज्यादा कीमती था और वो उसे पाना चाहता था। वह आगे बगीचे की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। बाएं तरफ वाले स्काई ब्लड सेक्ट का सीनियर एल्डर भैरव था और दाएं तरफ तलवार सेक्ट का सीनियर एल्डर सोमनाथ था। भैरव 40 के पास अधेड़ उम्र का आदमी था। दूसरी तरफ आत्मा तलवार सेक्ट का सोमनाथ एक दुबला पतला तीखे चेहरे वाला आदमी था। वहीं संवार गंभीर था, क्योंकि भैरव और सोमनाथ दोनों ही स्वर्गीय किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज के फाइटर थे। उसे कुछ दूरी पर एक सुनहरा पेड़ था। वहां सिर्फ 1 मीटर ऊंचा था। उस पर एक सेब के आकार का फल लटक रहा था। तभी भैरव ने कहा, जंगली हवा के ब्लेड की तकनीक, और उसने अपने ब्लेड सोमनाथ की तरफ घुमा दिए। सोमनाथ ने कहा, आत्मा तलवार तकनीक, और उसके तलवार में एक सफेद बादल आ गया। ब्लेड से तेज निकलने वाली हवा सफेद बादल से टकराई। जोरदार आवाज हुई। हवा में एनर्जी कांप उठी। बादल और हवा एक साथ घूमने के साथ भयंकर भंवर बन गया था। दोनों आपस में ऐसे उलझे जैसे दो अतरंग प्रेमी हो। दोनों के उस अनगिनत हमले से पेड़ कट गए। स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज के फाइटरों के रूप में भैरव और सोमनाथ दोनों ही एक लेवल पर थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं सकता था।
क्योंकि वो एक ही लेवल पर थे। उनका भयंकर संघर्ष किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। समर ने अपने ड्रैगन स्टेप्स का अच्छा उपयोग किया और 1 सेकंड में उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर गोल्डन फल था। उसने फल को तोड़ लिया। तभी भैरव ने कहा, समर ये फल मुझे दे दो। समर पैसेंजर जहाज पर आत्मा तलवार सेक्ट के सेक्ट मास्टर से फाइट की थी और वो जानता था कि वो कितना दुष्ट है, जिसका किसी सेक्ट के कोई संबंध नहीं। भैरव ने गोल्डन फल को सबसे पहले देखा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई इसे प्राप्त करे। अब समर क्या करेगा? क्या समर इस फल को उसे दे देगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें।